हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन प्रक्रिया के बीच रांची से फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। धुर्वा में लाभुक महिलाओं से आवेदन के सत्यापन के बदले पैसों की मांग की जा रही थी। मामले की शिकायत मिलते ही उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने 3 आंगनबाड़ी सेविकाओं के खिलाफ त्वरित एक्शन लेते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। इन आंगनबाड़ी सेविकाओं के खिलाफ हुई कार्रवाई, जिन लोगों पर कार्रवाई हुई उनमें धुर्वा बंधन कोछा की रहने वाली अर्चना सिंह, गायत्री नगर धुर्वा की गीता कुमारी और कदम खटाल की उषा कुमारी है। दरअसल लाभुक महिलाओं ने जन शिकायत कोषांग के लिए जारी व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविकाओं के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया था कि आंगनबाड़ी सेविका मैया सम्मान योजना की सत्यापन प्रक्रिया के लिए लाभुकों से पैसों की मांग कर रही है। सेविकाओं के खिलाफ शिकायत मिलते ही रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मामले पर त्वरित कार्रवाई की। कैसे करें शिकायत मालूम हो? मैया सम्मान योजना के लाभुकों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया निःशुल्क है। सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से लाभुकों का भौतिक सत्यापन आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा किया जा रहा है। अगर सत्यापन के बदले कोई भी आंगनबाड़ी सेविका लाभुक से पैसों की मांग करती है तो आप इसकी शिकायत जन शिकायत कोषांग के लिए जारी व्हाट्सएप नंबर 9332 या मैया सम्मान योजना के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर 1800 899 पर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चाईबासा सदर प्रखंड अंतर्गत गायसुटी पंचायत के विभिन्न गांवों में गुरुवार शाम को अचानक आई आंधी तूफान, ओलावृष्टि और भारी बारिश ने कहर बरपाया। इस हादसे में कांकी, चिमीहातू, लोकेहातू जैसे गांवों के 32 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई घरों को आंशिक नुकसान भी हुआ है। इस दुर्घटना में एक बच्चा का हाथ टूट गया है। सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराते हुए स्थानीय लोग ने मंत्री दीपक बिरुवा से संपर्क साधे, जिसके बाद मंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया। मंत्री दीपक बिरुवा ने रविवार को रांची से लौटने के बाद कांकी पंचायत का दौरा किया और यहां पीड़ित परिवारों को तिरपाल, अन्य राहत सामग्री और आर्थिक सहायता प्रदान की। इस मौके पर स्थानीय अंचल अधिकारी और अन्य सरकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने कहा, आंधी तूफान ने यहां के लोगों की कमर तोड़ दी है, लेकिन हम जल्द ही घरों की क्षति का सर्वेक्षण कर मुआवजा दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। दीपक बिरुवा ने यह भी निर्देश दिया कि स्थानीय प्रशासन जल्द से जल्द नुकसान का सर्वेक्षण कर उचित मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू करे। स्थानीय प्रशासन की ओर से आगे भी पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की बात कही गई है। राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव के नेतृत्व में आज भगत सिंह की शहादत दिवस पर एक विरोध मार्च निकाला गया। इस मार्च का उद्देश्य भगत सिंह की प्रतिमा को सम्मानजनक स्थान दिलाना था, जो पिछले 23 महीनों से पुलिस लाइन में सैकड़ों कबाड़ गाड़ियों के बीच रखी गई है। इस मार्च में राष्ट्रीय युवा शक्ति के सैकड़ों सदस्य शामिल हुए और उन्होंने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा हाथों में राष्ट्र ध्वज लेकर नमन किया। उत्तम यादव ने मार्च के दौरान कहा कि भगत सिंह की प्रतिमा 16 अप्रैल 2023 को मोराबादी मैदान से उठाकर पुलिस लाइन में रख दी गई थी। प्रशासन ने वादा किया था कि 1 हफ्ते में प्रतिमा के लिए स्थान प्रदान किया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त 2022 को रांची नगर निगम को भगत सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए पत्र भेजा गया था, जिस पर 16 सितंबर 2023 को नगर निगम की बोर्ड बैठक में सहमति दी गई थी, लेकिन स्थान के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके बाद 8 फरवरी को 2023 को पुनः बोर्ड बैठक हुई, जिसमें नगर आयुक्त
मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों ने प्रतिमा स्थापित करने के लिए मंजूरी दी। इसके बाद रांची नगर निगम की टीम ने मोराबादी मैदान में प्रतिमा के लिए स्थान चिन्हित किया। कई महीनों के बाद 16 अप्रैल 2023 को प्रतिमा का अनावरण निर्धारित किया गया था और शहीद भगत सिंह के भतीजे सतनाम सिंह को आमंत्रित किया गया था। लेकिन प्रशासन ने प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी और कहा कि यह जमीन नगर निगम की नहीं बल्कि भारत सरकार की है। इसके बाद राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्य लगातार आंदोलन करते रहे और डीसी, नगर आयुक्त से मिलकर प्रतिमा के लिए स्थान की मांग करते रहे। इस दौरान 2024 में 25 दिनों तक राजभवन के सामने धरना भी दिया गया। बगोदर के विधायक विनोद सिंह ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को जिम्मेदारी दी कि वे डीसी और नगर आयुक्त से बात कर प्रतिमा के लिए स्थान चिन्हित करें। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्य राज्य के सीएम से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रतिमा के लिए सही स्थान निर्धारित किया जा सके। यदि प्रशासन से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्य राजधानी रांची में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे और भगत सिंह की प्रतिमा को सम्मानजनक स्थान पर स्थापित करने तक संघर्ष जारी रखेंगे। कार्यक्रम में शैलेंद्र नंद तिवारी, सावन लिंडा, नितेश वर्मा, वीरेंद्र गोप, आर्यन मेहता, रोहित यादव, निखिल गुप्ता भी थे। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सहियाओं की मांगों पर सरकार जल्द ही विचार करेगी। जामताड़ा से सहिया सम्मेलन की शुरुआत की गई है। राज्य के प्रत्येक जिले में सहिया सम्मेलन का आयोजन कराया जाएगा। इसके माध्यम से सहियाओं की समस्या से अवगत हुआ जाएगा। मौका था जामताड़ा में आयोजित सहिया सम्मेलन का। सम्मेलन हेल्थ मिनिस्टर के घर पर आयोजित की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आगे कहा कि स्वास्थ्य सेवा सहिया बहनों के सहयोग से चल रही है, इसलिए उनकी समस्या का निदान करना सरकार का दायित्व है। इस कड़ी में जामताड़ा से इसकी शुरुआत की गई है। इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में सहिया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सहिया बहनों की जो भी समस्याएं हैं और जो मांगे हैं, सरकार उस पर फिर से विचार करेगी। जिला से सहिया की समस्या को लेकर जो फीडबैक आएगा, सीएम हेमंत सोरेन से बातचीत कर कुछ रास्ता निकाला जाएगा। आपको बता दें कि सहिया संघ की ओर से इस दौरान मंत्री को मांग पत्र भी सौंपा गया है। विनोद ठाकुर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विचार मंच की ओर से डॉक्टर लोहिया की 115वीं जयंती पर गढ़वा जिले के भवनाथपुर मोद्दा स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मंच के अध्यक्ष कृष्णा विश्वकर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डॉ राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी नेता, प्रसिद्ध विचारक और चिंतक थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंबेडकर जिले के अकबरपुर ग्राम में हुआ था। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हमें उनके बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है, तभी देश और समाज का विकास संभव है। वक्ताओं ने कहा कि ये समाजवाद की स्थापना सत्याग्रह के माध्यम से करना चाहते थे। उनका मानना था कि यूरोपीय समाजवाद देश के लिए लाभकारी नहीं है। सेवानिवृत्त शिक्षक सीताराम जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया शुरू से ही मेधावी छात्र रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई। उन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में ही डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर ली थी। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण उन्होंने 3 माह में ही जर्मन भाषा सीखकर अपने प्रोफेसर को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वे व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे। इनके पारखी व्यक्तित्व ने पूरी दुनिया और भारत का भविष्य देख लिया था। इनकी कही बातें आज सत्य साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जर्मनी में 6 वर्ष तक रहने के कारण इनके जीवन पर कार्ल मार्क्स का प्रभाव परिलक्षित होता है। इनके जीवन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी प्रभाव था। कहा जाता है कि इनके जीवन में 2.5 आदमी का प्रभाव दिखाई देता है। इनमें कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और आधा जवाहरलाल नेहरू का। डॉक्टर लोहिया विशाल व्यक्तित्व के धनी थे। मौके पर मंच के संरक्षक विजय सिंह, मथुरा पासवान, सलीम अंसारी, कमलेश बिहारी, बसंत जायसवाल, सत्येंद्र कुमार ठाकुर, पेंशनर समाज के अध्यक्ष गदाधर पांडेय, रामानंद पांडेय,
कमलेश्वर पांडेय, शिवनारायण चौबे, गोपाल राम, सुदर्शन राम, ओम प्रकाश, विश्वकर्मा सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सीताराम जायसवाल ने किया। झारखंड विधानसभा परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा स्थापित सहित अन्य मांगों को लेकर सीपीआई विधानसभा का घेराव करेंगे। यह घेराव सोमवार 24 मार्च को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उससे जुड़े अन्य अनुषंगी संगठनों की ओर से किया जाएगा। सीपीआई की राज्य इकाई द्वारा बजट सत्र के दौरान सोमवार 24 मार्च को होने वाले विधानसभा मार्च में मुख्य अतिथि के रूप में सीपीआई के महासचिव डी राजा भी शामिल होंगे। सीपीआई प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने बताया कि पूर्व की रघुवर सरकार एक साजिश के तहत झारखंड विधानसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा के प्रतिमा नहीं लगाया, लेकिन वर्तमान इंडिया ब्लॉक की सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कॉमरेड महेंद्र पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 साल पूर्व में जो चुनावी वादे किए थे, उसमें से ज्यादातर प्रमुख वादे आज तक अधूरे हैं। सीपीआई की वे मांगे जिसको लेकर घेरने निकलेंगे। विधानसभा भूमि बैंक को रद्द करे सरकार, राज्य के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दो, राज्य में विस्थापन आयोग का गठन हो, राज्य के आदिवासियों मूलवासियों के लिए स्थानीय और नियोजन नीति बनाई जाए, सरकारी खाली पड़े पदों को भरा जाए और नियोजन की अनुबंध थर्ड पार्टी की व्यवस्था समाप्त कर पक्की नौकरी से पदों को भरी जाए। सीपीआई नेता ने कहा कि हमारी जो मांगे हैं इसमें कोई नई मांगे नहीं है, ये सभी वही मांग है जो महागठबंधन के दलों ने 2019 विधानसभा चुनाव में जनता से किए थे और इन्हीं वादों पर भरोसा करके जनता ने इन्हें वोट दिया था। लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बाद भी जनता से किए गए वादे सरकार ने पूरा नहीं किया। इसलिए सीपीआई को जनता की आवाज बनकर विधानसभा घेराव का निर्णय लेना पड़ा। झारखंड सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। विधानसभा में शनिवार को भाजपा विधायक अमित कुमार यादव के सवाल पर राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वनांचल आंदोलनकारियों को पेंशन, नौकरी में आरक्षण या किसी अन्य प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। यह सुविधाएं केवल झारखंड आंदोलनकारियों के लिए निर्धारित की गई हैं। इस मुद्दे को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। दरअसल झारखंड विधानसभा में शनिवार को एक अहम मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें वनांचल आंदोलनकारियों को पेंशन एवं अन्य सरकारी लाभ न दिए जाने का मामला उठा। भाजपा विधायक अमित कुमार यादव के सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड राज्य द्वारा निर्धारित सुविधाओं का लाभ केवल झारखंड आंदोलनकारियों को मिलेगा, जबकि वनांचल आंदोलनकारियों को इनका कोई अधिकार नहीं होगा। इस विषय पर सदन में तीखी बहस भी देखने को मिली। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा और उनके आश्रितों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुविधाएं केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं जिन्होंने झारखंड राज्य के गठन के लिए आंदोलन किया था, न कि वनांचल राज्य के लिए। भाजपा विधायक अमित कुमार यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग ने वनांचल शब्द को हटा दिया, जिससे वनांचल आंदोलनकारियों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि वनांचल आंदोलनकारी भी अलग राज्य की मांग को लेकर जेल गए थे, फिर उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने भी इस विषय पर सरकार को घेरा और कहा कि अलग राज्य आंदोलन का नाम कुछ भी हो, लेकिन लड़ाई लड़ने वालों को उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने पूर्व मंत्री समरेश सिंह का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके नेतृत्व में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर वनांचल राज्य के गठन के लिए आंदोलन किया गया था। इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितीकरण के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं और केवल उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा जो इन मानकों को पूरा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वनांचल आंदोलन में जेल जाने वाले या लाठी खाने वाले आंदोलनकारी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा
कि झारखंड आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका झामुमो और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की रही है। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए पूछा कि उनकी पार्टी के कितने नेताओं ने इस आंदोलन में लाठी खाई या जेल गए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि भाजपा की झारखंड अलग राज्य बनाने में क्या भूमिका रही। विधानसभा में नियम कानून बनाने वाले ही अगर कानून तोड़ने लगे तो फिर कानून की हिफाजत कैसे होगी। ऐसे ही नजारा झारखंड विधानसभा में दिखा। सदन के अंदर फोन चलाना या फोन पर बात करना प्रतिबंधित है, लेकिन शनिवार को मंत्री हफीजुल हसन फोन पर बतियाते हुए नजर आए। मामले की शिकायत विधानसभा को हुई तो उन्होंने कड़ा निर्देश जारी कर दिया। दरअसल विधानसभा में शनिवार को पहली पाली में प्रश्नकाल के दौरान सदन में भीतर मंत्री हफीजुल हसन मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने अपने सवाल के दौरान उनके फोन पर बात करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। विधायक जयराम महतो ने कहा कि उनका मोबाइल सीज करना चाहिए। इस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि शुक्रवार को भी इस तरह की बात आई थी, इसीलिए मंत्री को मोबाइल जमा कर देना चाहिए। स्पीकर के आदेश पर मार्शल ने उनका मोबाइल जब्त कर लिया। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो विधायक प्रदीप यादव की बात को सुनकर उन्होंने कहा कि कितनी बार सदन के अंदर फोन के इस्तेमाल न करने के लिए कहा गया है, इसके बावजूद भी निर्देशों का पालन नहीं होता। उन्होंने कहा कि बार बार एक ही बात को दोहराना ठीक नहीं है। इसके बाद अध्यक्ष ने मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के फोन को जब्त करने के लिए कहा। उसके बाद विधानसभा के अंदर मौजूद कर्मी ने फोन को जब्त कर अध्यक्ष के आसन पर पहुंचा दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन निष्पक्ष और न्याय संगत नहीं हो सकता है। हेमंत सोरेन ने लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन के मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी कार्य योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग का समर्थन किया। द्रविड़ मुनेत्र कषगम द्रमुक के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की ओर से यह मांग की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा परिसीमन के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक का स्वागत करता हूं। केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन निष्पक्ष और न्यायसंगत नहीं हो सकता है। जनसंख्या आधारित परिसीमन कुछ राज्यों को प्रभावित करने वाला परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति JSC की बैठक में स्टालिन ने कहा कि अगली जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का जनसंख्या आधारित परिसीमन कुछ राज्यों को बहुत प्रभावित करने वाला है। चेन्नई में स्टालिन ने बुलाई बड़ी बैठक। चेन्नई में स्टालिन की ओर से बुलाई गई बैठक में केरल के CM पिनराई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और भारत राष्ट्र समिति BRS के वरिष्ठ नेता KT रामाराव व अन्य नेता शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में पत्रकारों से यह भी कहा कि झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों को कम करने की कोशिश पहले भी हुई थी, लेकिन यह कदम टाल दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने कहा कि अब इस मामले पर चर्चा की जाएगी, हम अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी तथा मिलने वाले अनुदान में झारखंड के साथ हुए भेदभाव को लेकर राज्य सरकार अध्ययन कराकर रिपोर्ट जारी करेगी। विधानसभा में शनिवार को विधायक प्रदीप यादव के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में प्रभारी वित्त मंत्री सुदिव्य कुमार ने न केवल इसकी घोषणा की, बल्कि बकाया राशि को लेकर केंद्र से एक बार फिर टकराव के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी तथा अनुदान के रूप में मिलने वाली बड़ी राशि से झारखंड को वंचित किया गया है। इसमें भेदभाव करते हुए झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। इसे सरकार जनता के सामने लाएगी। विधायक प्रदीप यादव के सवाल का मंत्री ने दिया जवाब। प्रदीप यादव का सवाल था कि राज्य सरकार केंद्र से झारखंड और बिहार सहित अन्य राज्यों को मिली राशि का तुलनात्मक अध्ययन कराना चाहती है या नहीं। उनका कहना था कि केंद्र से बिहार को झारखंड की तुलना में काफी अधिक राशि मिलती है, जो झारखंड के साथ भेदभाव है। जवाब में प्रभारी मंत्री ने स्वीकार किया
कि केंद्र से निर्धारित राशि नहीं मिलने पर योजनाएं प्रभावित होती हैं। उन्होंने कहा कि मजबूर होकर राज्य सरकार को न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा रोड़े लगाने पर भी झारखंड के विकास की गाड़ी रुकी नहीं। केंद्रीय करों में उचित हिस्सेदारी और अनुदान मिलता तो झारखंड अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आता। भारत सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण ही झारखंड का उतना विकास नहीं हो सका। इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि इसका मानक असेसमेंट आवश्यक है कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक झारखंड को कितना नुकसान हुआ। इस पर मंत्री ने इसका अध्ययन कर रिपोर्ट जारी करने का आश्वासन दिया कि पड़ोसी राज्यों को कितना अनुदान दिया गया तथा झारखंड को कितनी कम राशि दी गई। सदन में प्रभारी वित्त मंत्री सुदिव्य कुमार ने यह घोषणा भी की कि केंद्र सरकार तथा लोक उपक्रमों के पास झारखंड का कितना बकाया है। राज्य सरकार इसकी गणना कर बजट सत्र में ही सदन के समक्ष रिपोर्ट रखेगी। उन्होंने विधायक कल्पना सोरेन के तारांकित प्रश्न के जवाब में यह आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान योजना देश के किसानों के हित के लिए चलाई जाने वाली केंद्र सरकार की अब तक की सबसे प्रतिष्ठम और उत्कृष्ट योजनाओं में से एक है, क्योंकि इस योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक राहत प्राप्त होती है। अभी आप एक किसान हैं पर आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर इस योजना का लाभ लेने के लिए आप इसका ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा लगभग हर 4 महीने के समय अंतराल के बाद किसानों को आर्थिक लाभ दिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान समय तक पीएम किसान योजना के पंजीकृत किसानों को 19 किस्त उपलब्ध करवाई जा चुकी है और अब आने वाले समय में सरकार के द्वारा लाभार्थी किसानों को 20वीं किस्त को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका सभी लाभार्थी किसानों को बेसब्री से इंतजार है। और यदि आप इसका इंतजार कर रहे हैं तो आप लेख में जुड़े रहे। जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि भारत सरकार द्वारा पीएम किसान योजना की अब तक 19 किस्त जारी की जा चुकी है और अब 20वीं किस्त को जारी किया जाना है। हालांकि फिलहाल तो भारत सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त को जारी करने में समय लग सकता है, इसलिए जो भी किसान इस किस्त का भी इंतजार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। चूंकि अभी तो सरकार के द्वारा 20वीं किस्त को जारी नहीं किया जाना है, क्योंकि कुछ समय पहले ही इस योजना की 19वीं किस्त को जारी किया गया था और अभी आगामी किस्त जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा पूरी नहीं हुई है और आपको पता है कि 4 महीने के बाद ही कोई नई किस्त जारी होती है, इसलिए अभी 19वीं किस्त जारी होने के बाद 4 महीने का समय पूरा नहीं हुआ है। पीएम किसान 20वीं किस्त को लेकर भारत सरकार द्वारा किसी कब तक जारी किया जाना है इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए जब तक कोई घोषणा नहीं हो जाती है तब तक किस्त का इंतजार करना होगा। हालांकि आप ये जरूर मान सकते हैं कि 20वीं किस्त को जून महीने के अंत में या जुलाई महीने की शुरुआत में जारी कर दिया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के कुचियाशोली मैदान में रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए डुमरी विधायक सह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो ने कहा कि झारखंड का बजट सत्र चल रहा है। इस वर्ष राज्य का बजट 14 खरब 54 अरब रुपए का है। राशि काफी बड़ी है, लेकिन राज्य सरकार के पास इसे खर्च करने के लिए नीति का अभाव है। पूर्वजों के बलिदान से ही झारखंड मिला है, परंतु सरकार द्वारा नीति और नियम नहीं बनाए जाने से लोग आज भी अपने ही सूबे में मजदूर बनकर रहने को मजबूर हैं। राज्य की जनता को अपने अधिकारों को लेकर सजग रहने की जरूरत है। जयराम महतो ने कहा कि राज्य सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मैया योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये महीना दे रही है, जबकि दूसरी ओर दिव्यांगों, विधवा महिलाओं और 8 घंटे काम करने वाली जलसहिया, सेविका, रसोइया को इससे भी कम पैसे मिल रहे हैं। मैया सम्मान योजना में बिना काम करने वाली महिलाओं को 2,500 रुपये दिए जा रहे हैं, तो काम करने वाली महिलाओं को दोगुनी राशि अवश्य देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधवा, वृद्ध, दिव्यांगों को 2,500 और जलसहिया, सेविका, पोषण सखी, स्वास्थ्य सहिया तथा माता समिति को कम से कम 5,000 रुपये देना चाहिए।
इसके लिए वे विधानसभा में आवाज बुलंद करेंगे। डुमरी विधायक ने कहा कि झारखंड के निर्माण में पूर्वजों ने अपनी जान भी दी है और जमीन भी। पूर्वजों की जमीन पर ही निजी कंपनियां स्थापित हैं। नियम के मुताबिक निजी उद्योगों में राज्य के 75% युवाओं को नौकरी दी जानी चाहिए। राज्य के निजी उद्योगों में मात्र 21% राज्यवासियों को ही नौकरी मिली है, जो काफी चिंताजनक है। राज्य सरकार यहां के नौजवानों के हक और अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में नीति निर्धारण को लेकर सत्र के अंतिम दिन 27 मार्च को वे अपनी बात रखेंगे। उन्होंने राज्य के पक्ष और विपक्ष के विधायकों से उम्मीद जताई है कि इस मामले में सभी एकमत होकर उनका समर्थन करेंगे। जनसभा पूर्व डुमरी विधायक जयराम महतो ने चाकुलिया के कुचियाशोली में डॉक्टर रविंद्रनाथ सोरेन चौक के समीप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का प्रखंड स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन किया। चाकुलिया के बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा, नया बाजार भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की प्रतिमा व सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर भी उन्होंने माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान जयराम महतो ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को भी याद किया। मौके पर शंखदीप महतो, सुफल महतो, अनिर्बान सिंह रॉय, कलन महतो, वासुदेव महतो, असित महतो, विश्वजीत महतो, कमल महतो, अशोक महतो, ज्योतिर्मय महतो, अमित महतो, सचिन महतो, शुभदीप महतो, जयराम महतो, परिमल महतो, कार्तिक महतो, मुकेश महतो, मिंटू महतो, राजू महतो, विक्की महतो आदि उपस्थित थे।